हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने सीफे 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस की अटेम्प्ट का समर 2023 के अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। तो समर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी 5 मार्क की वेटेज का एक सवाल है और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो मैं रीड करता हूँ और इसे सॉल्व करता है। कहता है लाइटनिंग रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड LRPL owned by Falak Holding Limited, our Pakistan-based group, is engaged in the business of commercial import of generators from Germany. These imported generators are then sold to power generation companies, including their installation and commissioning services. एक कंपनी हमारे पास लाइटनिंग रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड LRPL, जो कि एक फलक होल्डिंग लिमिटेड पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप की सब्सिडरी है। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप फलक होल्डिंग लिमिटेड इसको ओन करता है। कह रहा है ये जो कंपनी है ना, लाइटनिंग रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बिजनेस ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ जनरेटर फ्रॉम जर्मनी के अंदर एंगेज है, यानी कि जर्मनी से कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं जनरेटर्स की, और फिर उनको पावर जनरेशन कंपनीज को बेचते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी कमीशनिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कहता है कंसिडरिंग द इनकम टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, FHL is evaluating the option to incorporate a separate company in UAE. The new company would import generator from the Germany and export them from the UAE directly to power generation companies in Pakistan. However, LRPL will be responsible for their installation and commissioning of those generators. कहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में कोई टैक्स एग्जामेशन है, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट टैक्स अभी फॉर द टाइम भी एसच नहीं है। तो यूएई में एग्जामेशन की वजह से इन्होंने ये सोचा, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी सोची। उन्होंने सोचा कि हम यूएई के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएं। यूएई की जो कंपनी है वो जर्मनी से जनरेटर इंपोर्ट करेगी, और जो हमारे पावर जनरेशन कंपनी से हमारे कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देगी दुबई से। और जो ये लोकल कंपनी है लाइटनिंग रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो अब रिक्वायरमेंट में कहता है कि एट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एडवाइस वेदर इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वुड बी बेनिफिशियल फॉर द FHL। क्या आप ये बताएं कि इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के तहत, इस चेंजेस इन एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत, क्या ये टैक्स बेनिफिशियल है, यानी टैक्स ट्रीटी को फॉर द टाइम में इग्नोर करना है। तो एक पाकिस्तानी कंपनी है जो कि जर्मनी से जनरेटर इंपोर्ट करके लोकली सप्लाई करती है, इंस्टॉल करती है, कमीशन करती है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप दुबई में कंपनी खोलकर दुबई की कंपनी से जनरेटर इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान में कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगी, और लोकल कंपनी जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही होगी। तो देखें, यहाँ पे अगर हमने ये एडवाइस करना है कि क्या इस नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स की वजह से कोई टैक्स में सेविंग्स वगैरह होंगी, या टैक्स पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, पहले तो हमें ये समझना है कि जो इनकम वगैरह अराइज हो रही है उस पे कौन कौन से रेलिवेंट प्रोविजंस या कौन कौन सी रेलिवेंट सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी बनती है। तो सर सबसे पहले तो हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि जो दुबई बेस्ड कंपनी है, जो कि इंपोर्ट करके पाकिस्तान में कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगी, उनकी इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होगा। तो हम ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कौन सी कंपनी थी, कंपनी से वैल्यूइंग द ऑप्शन टू इनकॉर्पोरेट अ सेपरेट कंपनी इन यूएई। तो ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ कंपनी इन यूएई कंक्लूड कर रहे होंगे कि जो यूएई में कंपनी बना के पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही होगी, उस कंपनी की इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होगा। एक तो हमने ये कंक्लूड करना है। दूसरा ये, हमने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि अगर हम दुबई में कंपनी बना रहे हैं और यहाँ की जो लोकल कंपनी है वो इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं वो लोकल कंपनी इस ग्रुप का पार्ट होने की वजह से या उस दुबई की कंपनी की एसोसिएट कंपनी होने की वजह से परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं बन जाएगी। और सेकेंडली इस केस में जो कमिश्नर है उसकी पावर्स के हवाले से है कि पावर्स ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, के इनकम टैक्स का कमिश्नर इस केस में क्या क्या काम कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमारे पास लॉ में एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 101। सेक्शन 101 में हमारे पास सारी डिफरेंट तरह की इनकम की ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में डिस्कशन की गई है। तो पहले हम ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से कुछ बातें कंक्लूड करते हैं। अगर आप अपने पास बी एक्ट ओपन करें और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 101 पर आए, तो मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 101 ओपन कर लेता हूं, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन के अंदर मल्टीपल सबसेक्शंस आ रहे हैं, और हर सबसेक्शन में किसी ना किसी टाइप ऑफ इनकम को पीएसआई कंक्लूड करने का क्राइटेरिया बताया गया है।
हमारे पास सबसेक्शन 3 में कहता है बिजनेस इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट shall be Pakistan source income to the extent to which it directly or indirectly attributable to. Point number E. Import of goods, whether or not the title to the goods passes outside Pakistan, if the import is part of an overall arrangement for the supply or supply of goods, installation, construction, assembly, commissioning, granting, or supervisory, and all or principal activities are undertaken or performed either by the associate of the person supplying the goods or its permanent establishment. Whether or not the goods are imported in the name of a person, associate of the person, or any other person. तो एक नॉन रेजिडेंट की बिजनेस इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम कंसिडर की जाएगी अगर ये इनकम एट्रीब्यूट करती है फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, चाहे पाकिस्तान में गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो, पाकिस्तान से बाहर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो, अगर इंपोर्ट एक ओवरऑल अरेंजमेंट फॉर द सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग वगैरह का पार्ट है। पहले तो मैं ये बात लिख दूंगा कि बिजनेस इनकम ऑफ कंपनी इन दुबई, business income of company in Dubai shall be Pakistan source income business income of company in Dubai shall be Pakistan source income as it is attributable to import of goods in Pakistan, चूंकि ये import of goods in पाकिस्तान से attribute करती है, and the import is part of overall arrangement for the supply, arrangement for the supply of generator and its installation and commissioning by the associate। कि चूंकि ये इंपोर्ट सप्लाई और एक अरेंजमेंट है फॉर सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग बाय द एसोसिएट, क्योंकि अगर पेरेंट कंपनी एफएचएल है, ये दुबई की कंपनी के थ्रू इंपोर्ट करवा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो लोकल सब्सिडी है उसके थ्रू इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करवा रही है, तो इस वजह से जो ये जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी दुबई की, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, क्योंकि ये इंपोर्ट एक ओवरऑल अरेंजमेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ जनरेटर एंड इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग बाय द एसोसिएट, दैट इज, इसका नाम क्या है, इसका नाम है LRPL। एक तो ये बात होगी। फिर दूसरा, सर अगर हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या देखिए पॉसिबिलिटी, तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन देख लेता हूँ। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 में दी हुई है, तो मैं सर्च ही कर लेता हूँ। तो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 को क्लॉज 41 है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन रिलेशन टू पर्सन मींस अ प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू व्हिच द बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होली और पार्टली कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स। इसमें अगर आप लास्ट में आए तो आ रहा है a place of business that is used or maintained by the person if the person or associate of the person carried on business at that place or another place in Pakistan, and business carried on by the person or associate of the person at the same place or at more than one place constitute complementary function that are part of the cohesive business operation। cohesive business operation को define किया गया, the term cohesive business operation includes an overall arrangement for the supply of goods, installation and construction, assembly, commission, guarantee or supervisory activities, and all other activities are undertaken or performed either by the person or the associate of the person। तो ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन बन जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ जनरेटर बाय द कंपनी इन दुबई एंड एक्सपोर्ट, क्या था यहाँ पे, एंड एक्सपोर्ट देम फ्रॉम द यूएई directly to the power generation companies in Pakistan, to the power generation companies in Pakistan।
and its subsequent installation and commissioning by the associate LRPL constitutes cohesive क्या कहलाया जाएगा कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन thus LRPL would be considered to be the permanent establishment of company in Dubai. Therefore, LRPL would be considered to be permanent establishment in Pakistan ऑफ कंपनी इन दुबई के जो दुबई में कंपनी है LRPL उसकी एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि कंपनी इन दुबई पाकिस्तान में जनरेटर एक्सपोर्ट कर रही है और जो पाकिस्तानी कंपनी है वो उसकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग कर रही है तो ये एक तरीके से दुबई बेस्ड कंपनी की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का रोल प्ले कर रही होगी और फिर तीसरा है हमारे पास पावर्स ऑफ कमिश्नर के कमिश्नर क्या कर सकता है तो कमिश्नर की पावर से रिलेटेड यहाँ पे जो रेलिवेंट सेक्शन है वो है हमारे पास रिकरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम एंड डिडक्शन उसका रेलिवेंट सेक्शन नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्टली यहाँ सर्च कर लेता हूँ रिकरेक्टराइजेशन हमारे पास टैक्स लॉ का सेक्शन 101 है रिकरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम एंड डिडक्शन तो अगर इस रेलिवेंट सेक्शन में हम जाएं तो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी अंडर द ऑर्डिनेंस द कमिश्नर में अगर आप इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे तो पॉइंट नंबर डी में आ रहा है disregard an entity or corporate structure that does not have economic or commercial substance or that was created as a part of the tax avoidance scheme तो ये बात यहाँ पे भी लिख देते हैं कि कमिश्नर की पावर क्या है अंडर सेक्शन 109 द कमिश्नर में disregard the company in Dubai. The commission may disregard the company in Dubai as it does not have an economic or commercial substance. Economic and commercial substance as it was created as part of the tax अवॉइडेंस स्कीम कमिश्नर इस कॉर्पोरेट एंटिटी इस दुबई की कॉर्पोरेट एंटिटी को इग्नोर कर सकता है क्योंकि इस ट्रांजेक्शन की कोई कमर्शियल सेंस नहीं है कि सीधा सीधा जर्मनी से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो जाए ये क्या बात हुई कि जर्मनी से दुबई जा रहा है फिर दुबई से यहाँ पे आ रहा है तो कमिश्नर इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर सकता है क्योंकि इसकी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है सेकेंडली ये सारा कुछ किया गया है टैक्स अवॉइडेंस स्कीम के लिए तो ये सारी बात लिखने के बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे कि उन्होंने सवाल हमसे पूछा था क्या पूछा था कि under the provision of income tax ordinance advise whether introduction of the changes in existing corporate structure would be beneficial for the FHL तो यही बात मैं लिख देता हूँ the changes या in view of above changes in existing corporate structure would be of no use for FHL इन वजूहत की वजह से जो एफएल अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज कर रही है नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेकर आ रही है इन सारी बातों का कोई ऐसा यूज नहीं है तो ये हमने थोड़ी सी इसको डिटेलिंग रीजनिंग बता दी और फिर एंड में अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया तो थ्योरी का क्वेश्चन था थ्योरी का क्वेश्चन जो है थ्योरी का क्वेश्चन आपके लिए आई गेस पोर्टल पे मैनेज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा बस एक थोड़ा सा यहाँ पे मसला ये होता है कि जब आप बेयर एक्ट से दोबारा
अपने सॉफ्टवेयर पे आते हो तो आपको कर्सर प्लॉट करना पड़ता है कि मैंने कहाँ से टाइप किया है। लाइक मैं डायरेक्ट पे गया तो अब मुझे दोबारा से कर्सर रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ से टाइप करना चाहता हूँ। अदरवाइज थ्योरी के सवालों को आप लोग पोर्टल में अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन, तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।